हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। और आज है 27 सितंबर। ये दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है और हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं एडिटोरियल के बारे में। तो जो आज के एडिटोरियल है इसमें, चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। इसमें दिया गया है पहला कि समस्या न बनने पाए श्रीलंका। इसके बारे में एडिटोरियल है कि श्रीलंका में पहली बार सत्ता में आई वामपंथी सरकार को समझना होगा कि न वैश्विक ढांचे में पुराने सोच से काम नहीं चलेगा। ठीक है, ये आदित्य जी श्री शिवमूर्ति लिखते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ओके। श्रीलंका के हालिया चुनाव में जनता विमुक्ति पेरामुना यानी जेबीपी को जीत हासिल हुई और उसके नेता अनुराग कुमार दिशानायके नए राष्ट्रपति चुने गए। ऐसा प्रतीत होता है कि जनता ने ढांचागत बदलाव और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार के लिए जनादेश दिया है। नई सरकार की विदेश नीति को लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। दिशानायके के अतीत और वैचारिक झुकाव को देखते हुए यह स्वाभाविक भी है। हालांकि वर्तमान आर्थिक एवं भू राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए यही संभावना अधिक है कि श्रीलंका उसी राह पर आगे बढ़ेगा जिसमें वह भारत और चीन के साथ संतुलन साध सके। सुशासन और सुधारों को लेकर नई सरकार से जुड़ी उम्मीदें भी दीर्घकाल में भारत और उसके सहयोगियों को लाभ पहुंचाएंगी। जेबीपी पिछली सर्वे के 7वें दशक में अस्तित्व में आई। जो जेबीपी है वो पिछली सदी के 7वें दशक में अस्तित्व में आई। अपने मार्क्सवादी चिंतन और सिंहली राष्ट्रवादी विचारधारा के चलते आरंभ से ही उसका रवैया भारत विरोधी रहा है। दक्षिण एशिया में भारतीय विस्तारवाद से निपटना उसके वैचारिक लक्ष्यों में से एक रहा। इसने 1971 में पहली बार श्रीलंका राज्य के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसे तुरंत ही दबा दिया गया। तब कोलंबो एयरपोर्ट की सुरक्षा के अलावा सरकार के अनुरोध पर भारत ने सामुद्रिक निगरानी का भी काम किया। हालांकि 1987 से 1990 के बीच दूसरे दौर के इसके विद्रोह में भारत विरोधी तेवर कहीं तीखे थे। जेबीपी ने श्रीलंका भारत के उस समझौते का भी विरोध किया था जिसके तहत श्रीलंका में भारतीय शांति सेना को अनुमति दी गई थी। अपनी स्वीकार्यता को बढ़ाने और भ्रष्ट एवं अक्षम कुलीन तबके को हटाने में भी इस संगठन ने अपने भारत विरोधी रवैये को नए तेवर दिए। वर्ष 1994 में जेबीपी सशस्त्र संघर्ष की राह छोड़ मुख्यधारा की राजनीति से जुड़ी, मगर मतदाताओं की पारंपरिक पसंद नहीं बन पाई। जब 2022 के आर्थिक संकट में लोग स्थापित व्यवस्था और नेताओं से अजीज आ गए, तब दिशानायके की लोकप्रियता बढ़नी शुरू हुई। जेबीपी के बढ़ते ग्राफ ने भारत को भी इस पार्टी के साथ सक्रियता बढ़ाने की दिशा में उन्मुख किया। क्योंकि चुनावी नतीजे को लेकर भारी अनिश्चितता जुड़ी थी, तो भारत के लिए सत्ता के प्रमुख दावेदारों के साथ संपर्क बनाए रखना जरूरी था। इसी सिलसिले में चुनावों से पहले भारत ने श्रीलंका के विभिन्न दलों के नेताओं को आमंत्रित किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कई नेताओं से बात भी की। दिशानायके भी इन नेताओं में शामिल रहे। भारत की व्यवहारिक सक्रियता उसकी पड़ोसी प्रथम नीति और सागर दृष्टिकोण के अनुरूप ही है। क्योंकि समय के साथ श्रीलंका का भू राजनीतिक महत्व और बढ़ा है, तो भारत भी वहां अपनी मौजूदगी बढ़ाकर लाभ उठाने के प्रयास में लगा है। जिस समय श्रीलंका आर्थिक दुश्वारी और अस्तित्व के संकट से जूझ रहा था, तब भारत ने 4 अरब डॉलर के कर्ज के साथ ही करेंसी स्वैप, अनुदान और क्रेडिट लाइन जैसे कई उपायों से उसे मदद पहुंचाई। इसके अलावा कई आवश्यक वस्तुओं और दवाओं की आपूर्ति की। इस पड़ोसी देश पर चीन की बढ़ती पकड़ को देखते हुए भारत ने अपने प्रयासों की गति और बढ़ाई। इसी का नतीजा है कि भारत श्रीलंका में एयरपोर्ट और बंदरगाहों को अपग्रेड करने के साथ ही त्रिनकोमाली क्षेत्र
के विकास और अक्षय ऊर्जा, रिफाइनरी, एनर्जी ग्रिड एवं पेट्रोलियम पाइपलाइन से जुड़ी परियोजनाओं में निवेश कर रहा है। तमाम भारतीय कंपनियां श्रीलंका सरकार के उपक्रमों में निवेश में दिलचस्पी दिखा रही हैं। जेबीपी के स्तर पर भी दबाव की आहट दिखती है। उसे महसूस हो रहा है कि समकालीन विश्व में शीत युद्ध वाली मानसिकता से काम नहीं चल सकता। चुनावों के दौरान भी यह रवैया दिखा। उसे यह लगता है कि अपनी अर्थव्यवस्था की पटरी पर लाने में भारत का भू राजनीतिक कद और उसकी आर्थिकी बहुत मददगार हो सकती है। दिसानायके ने श्रीलंका के विकास और बुनियादी ढांचे को उन्नत बनाने के जो चुनावी वादे किए हैं, उनकी पूर्ति भारत के साथ सहयोग से ही संभव हो सकती है। सरकार पर्यटन और सूचना प्रौद्योगिकी के जरिए भी राजस्व बढ़ाना चाहती है। उसमें भी भारत की अहम भूमिका होगी। इसलिए भारत की चिंताओं पर गौर करना जेबीपी के लिए जरूरी होगा। उसके घोषणा पत्र में भी उल्लेख था कि किसी भी देश, विशेषकर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को जोखिम में डालने वाली किसी भी प्रकार की गतिविधि को उसकी जमीन और जल एवं वायु सीमा से इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसके बाद भी भारत को देखना होगा कि श्रीलंका उसके हितों के लिए समस्या न बनने पाए। यह तय है कि नई सरकार चीन के साथ भी संतुलन साधने की दिशा में बढ़ेगी। बीजिंग भी अपनी साम्यवादी विचारधारा को देखते हुए नई सरकार के साथ सक्रियता बढ़ाएगा। दिसानायके भी चुनाव पूर्व भारत से पहले चीन का दौरा कर चुके हैं। करीब $7 अरब के साथ बीजिंग श्रीलंका के लिए सबसे बड़े ऋणदाताओं में से एक बना हुआ है। हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी स्थिति और मजबूत करने के लिए चीन के ऐसे प्रयास जारी रहेंगे, जैसे हम्बनटोटा में रिफाइनरी के लिए $4.5 अरब के निवेश की पेशकश श्रीलंका के लिए जरूर लुभावनी होगी, जिससे उसे अपनी आर्थिकी को पटरी पर लाने में मदद मिलेगी। हालांकि चुनाव जीतने के बाद वादों को पूरा करने की नई चुनौती उत्पन्न होती है। देखना होगा कि दिसानायके इस चुनौती का सामना कैसे करते हैं। दिसानायके कुछ कदम उठाने भी शुरू कर दिए हैं, जिसका संभावित निवेश पर कुछ असर पड़ सकता है, जैसे अडानी एनर्जी की परियोजना को लाल झंडी दिखाना। हो सकता है कि वह कुछ ऐसे फैसले लें जो चीन के गले न उतरे, जो तमाम तिकड़मों के सहारे देश के शोषण की योजना पर काम करता है। हालांकि अगर दिसानायके नीर-छीर विश्लेषण के साथ इस दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो यह भारत और उसके जैसे सोच वाले साझेदारों के लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि तब चीन के लिए अनुचित लाभ की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। साथ ही श्रीलंका के तंत्र में पारदर्शिता एवं जवाबदेही भी बढ़ेगी। चलिए, ये लेखक के अपने विचार थे दोस्तों। अब देख लेते हैं ग्रामीण भारत की सूरत बदलती कृषि। जो ग्रामीण भारत है, भारत की कैसी सूरत बदल रही है कृषि, आइए देखते हैं। तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार की स्थिरता पर संदेह प्रकट करने वालों को निराशा हाथ लगी है। पहले 100 दिनों में ही सरकार ने 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं को मंजूरी दी। सरकार को पूरा जोर सरकारी कामकाज के तरीके में बड़े सुधार और गुड गवर्नेंस को ज़मीनी स्तर पर ले जाने पर है। इसके लिए वह भूमि रिकॉर्ड से लेकर सरकारी कामकाज के डिजिटलीकरण पर फोकस कर रही है, ताकि योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुँचे। इसीलिए सरकारी योजनाओं की रूपरेखा तय करने, योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रक्रिया के डिजिटलीकरण के साथ साथ उसकी मॉनिटरिंग और नौकरशाही की जवाबदेही तय करने के लिए नए मानक निर्धारित किए गए हैं। सरकार ने तीसरे कार्यकाल की जो उपलब्धियां आज दिख रही हैं, उसकी कवायद लोकसभा चुनाव घोषित होने के पहले से ही शुरू कर दी गई थी। इस साल फरवरी में प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों से कहा था कि वह अगले 5 साल का रोड मैप और 100 दिनों का एक्शन प्लान बनाएं। एक्शन प्लान लागू करने के लिए सचिवों की 10 समितियां बनाई गईं। सभी मंत्रालयों
से रिपोर्ट मांगी गई। राज्य सरकारों से भी सलाह ली गई। कारोबारियों, सिविल सोसाइटी और युवाओं से भी सुझाव मांगे गए। इसके लिए 2000 से अधिक बैठकें करवाई गईं। इन सभी के निष्कर्ष से एक्शन प्लान का रोड मैप बना। सरकार कृषि के क्षेत्र में उद्यमशीलता को बढ़ावा दे रही है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योग धंधों का विकास हो। इसी को देखते हुए कृषि आधारभूत ढांचा फंड का विस्तार किया गया है। गत दिनों इसके तहत 7 योजनाओं के लिए 14,200 करोड़ रुपए जारी किए गए। इसमें डिजिटल कृषि मिशन के लिए 2,817 करोड़ रुपए, फसल विज्ञान पर 3,979 करोड़ रुपए, कृषि शिक्षा एवं प्रबंधन को बेहतर करने के लिए 2,291 करोड़ रुपए और पशु स्वास्थ्य के लिए 1,702 करोड़ रुपए मुख्य हैं। सरकार कृषि क्षेत्र को डिजिटल बनाने की कवायद में भी जुटी है। इसके लिए अक्टूबर के पहले सप्ताह में देश भर में किसानों का पंजीकरण शुरू होगा। किसानों को आधार कार्ड की भांति एक विशेष पहचान पत्र दिया जाएगा, जिसकी सहायता से न्यूनतम समर्थन मूल्य से लेकर क्रेडिट कार्ड जैसे कार्यक्रमों और योजनाओं तक उनकी पहुंच बनेगी। कार्ड होने से सरकार को भी योजनाएं बनाने, उनके क्रियान्वयन और विस्तार में सहायता मिलेगी। सरकार ने अगले साल मार्च तक 5 करोड़ किसानों के पंजीकरण का लक्ष्य तय किया है। पहले 100 दिनों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की गई। इसके तहत 9.3 करोड़ किसानों को भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में कर दिया गया। न्यूनतम समर्थन मूल्य सभी फसलों पर 100 से लेकर 550 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई। सरकार ने प्याज और बासमती चावल से न्यूनतम निर्यात मूल्य हटाया। वहीं रिफाइंड तेलों पर आयात शुल्क बढ़ाया ताकि घरेलू तिलहनों को अच्छा मूल्य मिल सके। वर्ष 2014 में सत्ता में आने के बाद से ही मोदी सरकार ने दलहनी, तिलहनी फसलों एवं मोटे अनाजों के समर्थन मूल्य में भरपूर बढ़ोतरी की है। इसके बावजूद दलहनी, तिलहनी और मोटे अनाजों को सरकारी खरीद में अपेक्षित सुधार नहीं आया है। इसका कारण है कि देश में सरकारी खरीद, भंडारण और विपणन का ढांचा गेहूं तथा धान जैसी चुनिंदा फसलों एवं इलाकों तक ही सिमटा है। अब सरकार दलहनी, तिलहनी और मोटे अनाजों को समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद, भंडारण एवं विपणन का देशव्यापी नेटवर्क बना रही है। इससे न केवल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि अनाजों के केंद्रीकरण, भंडारण पर होने वाले खर्च से में भी कमी आएगी। इसके लिए सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी भंडारण योजना शुरू की गई है, जिसके तहत प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां के स्तर पर गोदामों का निर्माण किया जा रहा है। इन गोदामों में स्थानीय उपज को भंडारित करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित किया जाएगा। इस प्रकार खेती से लेकर थाली तक विविधता आएगी। सरकार नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति को भी अंतिम रूप दे रही है। इसके लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में 48 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 3 लाख पैक्स का गठन करना है, जो अभी 65,000 हैं। इस दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अनूठी पहल की है। राज्य सरकार 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक मक्का, ज्वार और बाजरा की खरीद करेगी। इसके लिए किसानों का पंजीकरण शुरू हो चुका है। उपज की बिक्री का भुगतान सीधे किसानों के बैंक खाते में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की यह पहल पूरे देश के लिए नज़ीर बनेगी। इससे गेहूं, धान वाली सफलता मोटे अनाजों और दलहनी, तिलहनी फसलों में दोहराई जाएगी। गेहूं, धान जैसी चुनिंदा फसलों की खेती से आगे बढ़कर सरकार विविध फसलों की खेती और उन पर आधारित उद्योग धंधों के विकास पर फोकस कर रही है। इसी को देखते हुए बागवानी क्षेत्र के विकास के लिए 860 करोड़ रुपए की योजना मंजूर की है। मछुआरों के कल्याण के लिए भी सहकारी संस्थाओं को मजबूत बनाया जा रहा है। आज भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है। 2014 में जहां देश में हर साल 80 लाख टन मछली का उत्पादन होता था, वहीं आज भारत हर साल 170 लाख टन मछली का उत्पादन कर रहा है। इसी तरह पशुपालन और दुग्ध उत्पादन के लिए भी सरकार राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम चला रही है।
इस तरह ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विविधीकरण से ही लगातार घाटे का सौदा बन रही छोटी जोतों को लाभकारी बनाया जा सकेगा। चलिए ये रहा दूसरा एडिटोरियल। चलिए ये तीसरा देखते हैं, जो कि फिर से एक बार अति महत्वपूर्ण मुद्दा है। आइए देखते हैं कि अगला एडिटोरियल क्या है। विकृत मानसिकता पर लगाम। जैसे ये बीच में दिया है हेडिंग कि बाल पोर्नोग्राफी केवल बाल शोषण को बढ़ावा देने वाली सामग्री है, बल्कि यह अमानवीय सोच का सबसे कुरूप चेहरा भी है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया है। उच्चतम न्यायालय ने बाल पोर्नोग्राफी देखने सहेजने की बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी अधिनियम के तहत आपराधिकृत करार दिया है। साथ ही संसद को सुझाव दिया है कि कानून में संशोधन कर चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द के स्थान पर बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री का इस्तेमाल किया जाए। उसने न्यायिक प्रक्रिया में भी इन शब्दों से परहेज करने की बात कही है। अदालत के अनुसार बाल पोर्नोग्राफी शब्द का उपयोग किसी भी न्यायिक आदेश या निर्णय में नहीं किया जाएगा। इसके स्थान पर बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। पोर्नोग्राफी की अवधारणा दो वयस्कों के बीच स्वैच्छिक यौन क्रिया का सुझाव देती है, इसलिए बच्चों के खिलाफ गंभीर अपराध के लिए इस शब्द का उपयोग करना अनुचित होगा। बाल पोर्नोग्राफी से जुड़ी सामग्री देखने सहेजने पर लगाम लगाने और उचित शब्दों के प्रयोग से जुड़ी दोनों ही बातें मानवीय मन स्थिति को गहराई से प्रभावित करने वाली हैं। बच्चों के शोषण से जुड़ी विकृत मानसिकता पर लगाम लगाने का यह प्रभावी तरीका है। ऐसे सामग्री को देखने प्रसारित करने वाले लोग आपराधिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं। इस सामग्री को बनाने के लिए बच्चों का शोषण किया जाता है। नतीजन बाल पोर्नोग्राफी बाल तस्करी का एक बड़ा कारण बन गया है। बच्चों के शारीरिक शोषण, ब्लैकमेलिंग और यौन दुर्व्यवहार के खुलासे के बाद भय से जान तक ले लेने वाले मामले आने लगे हैं। इसी के चलते उच्चतम न्यायालय ने भी कहा कि बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री शब्द अधिक सटीक रूप से इस वास्तविकता को दर्शाता है कि ये चित्र और वीडियो केवल अश्लील नहीं है, बल्कि उन घटनाओं के रिकॉर्ड हैं जहां किसी बच्चे का यौन शोषण और दुर्व्यवहार किया गया, जहां किसी स्वनिर्मित दृश्य चित्रण के माध्यम से बच्चों के साथ दुर्व्यवहार को दर्शाया गया। चिंतनीय है कि इंटरनेट पर खुलेपन के नाम पर कुत्सित सामग्री के रूप में अनगिनत अश्लील वीडियो एवं क्लिपिंग उपलब्ध हैं। महानगरों से लेकर गांवों तक विकृत मानसिकता को जड़ बन रही अश्लील सामग्री पहुंच रही है। बाल पोर्नोग्राफी तो वैश्विक स्तर पर सबसे तेज़ी से विस्तार पाने वाला व्यवसाय बन गया है, जिससे जुड़ा हर पहलू बच्चों के शोषण की सबसे बड़ी वजह है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सराहनीय है। बाल पोर्नोग्राफी न केवल बाल शोषण की विकृति को बढ़ावा देने वाली सामग्री है, बल्कि यह अमानवीय सोच का सबसे कुरूप चेहरा भी है। लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार है इसकी। चलिए दोस्तों, तो ये आज की हमारे कुछ महत्वपूर्ण एडिटोरियल थे, ठीक है, जो कि हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे। इनसे हम आंसर बना सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर लें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि अगले दिन वीडियो आप तक पहुंच जाए, उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल जाए। चलिए मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।